बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अभी -1 की बाज़गश्त जारी ही थी और ख़ुसूसी तौर पे जो पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के अंदर बयान दिया और ये कहा कि अगर -1 हो भी जाता है तो अपोजिशन को वार्न किया कि तब भी आपके केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आज वफाकी वज़ीर बराए रेलवे उन्होंने ये कहा कि अगर -1 की बात होगी तो फिर -3 ही होगा। तो वो ये जो इंतबा था ये किसके लिए था? -3 की बात उन्होंने क्यों की? और काबीना के पिछले इजलासों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा था या PTI के अपने रैंक से बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोई साजिश हो रही है। आज शेख रशीद साहब ने भी ये बात कर दी कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई गई और इससे पहले जो बेवक्त उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत कम की गई, उसमें भी कोई ना कोई साजिश है इस हुकूमत के लिए। तो आखिर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कौन कर रहा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी हम बात करें तो ये 22 महीनों के अंदर ये कहा जाता रहा कि ब्यूरोक्रेसी क्योंकि माजी की हुकूमतों के अंडर रही है, शायद काम नहीं करना चाहते या इस हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हुकूमत सही तरीके से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाती। क्या सबब है कि इस हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत जल्दी तब्दीलियाँ जो हैं, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं? आज चेयरमैन FBR की अगर हम बात करें तो 5वां चेयरमैन FBR जो है उनकी तैनाती हो गई है। जावेद गनी साहब को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया है और आज इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि सारे का सारा मामला जिस अंदाज में कोर्ट की तरफ से जस्टिस काजी फायजीसा साहब का FBR को सौंपा गया है और अब FBR ने उनके तमाम जो मामलात हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है, उनके अहल खाना के मामलात को इन्वेस्टिगेट करना है। तो ऐसे वक्त में क्या कोई सवालिया निशान इस तैनाती के सामने खड़ा होगा? इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हुकूमत के तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, प्रोग्राम में आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो सर ये बात कर लेते हैं, चेयरमैन FBR की जो तैनाती हुई है, अब 5वें ये चेयरमैन है FBR के, तो क्या वजह है कि हुकूमत को इतनी जल्दी ये तब्दीलियां करनी पड़ती हैं? क्या वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं या आप लोगों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते हैं? 22 महीनों में इतनी ज़्यादा हमने तब्दीलियां देखी हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 5वां FBR चेयरमैन है, लेकिन बात यह है कि देखें हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज रहा है, माजी की पूरी हुकूमतें ले लें, उसमें जो हमारे जो टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर नहीं हो पाई। गो कि हमारी हुकूमत में पिछले साल भी कोई 17% से ज़्यादा की बेहतरी आई थी, लेकिन जो ओवरऑल जो मुल्क की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, जिस तरह के हमारे मुल्क पे कर्ज़े हैं जो कि इतने बेतहाशा हैं कि जिसमें हमें 3 खरब रुपए तो हमें सिर्फ हमारी डेट सर्विसिंग है, इस तरह के चैलेंजेस, और फिर हमने हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे और बाकी जो भी हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी हुकूमत की, तो हमें, और फिर डिफेंस है ओबियसली सबसे अहम, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं तो उसके लिए एक जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो फिर कैसे पूरे होंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ FBR को सामने रखते हुए या FBR में रिफॉर्म्स को सामने रखते हुए आपने ये तब्दीली की है? जी, बिकॉज हम ये समझते हैं कि देखें इस मुल्क में एक इतने 220 मिलियन लोग हैं और उसमें जो है तो सिर्फ 2.5 टैक्स फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स नहीं, टैक्स फाइलर्स हैं। अब ये जो है तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी कम तादाद है। तो उस सिलसिले में हमने तो यही शुरू किया था कि जितने भी, एक तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके हुजम को कम किया जाए और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जाए, लेकिन वो तब होंगे जब आपके जो आपका जो FBR का जो स्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेहतर होगा। बल्कि ये तो जो गनी साहब हैं ये एक बड़े एक्सपीरियंस किस्म के वो हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त डिलीवर कर सकते हैं। जाहिर है कि देखें जी, जो भी होगा, और ये होना भी इसी तरह चाहिए कि जो परफॉर्म ना कर सके उसको चेंज होना चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना। ठीक है, बट शिबली साहब, ये 22 महीनों के अंदर क्या वाकई इतनी ज़्यादा दुश्वारियां ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इस हुकूमत की राह में आई हैं कि हम ये चेयरमैन FBR की बात करें तो 5वीं तैनाती, 5 BOI के चेयरमैन तब्दील हो गए, 4 सेक्रेटरी कॉमर्स तब्दील हो गए, 5 IG पंजाब, 6 एजुकेशन सेक्रेटरी पंजाब, 3 फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरीज, 3 SCCP
KPK चेयरमैन, 4 चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील हो गए, 5 फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर, 3 चीफ सेक्रेटरी KPK, 3 चेयरमैन FCCP, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ PIA की मिसाल देते हुए कह रहे थे कि माजी में 10 सालों में 11 चेयरमैन PIA तब्दील करके इन्होंने इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो खुद 22 महीनों में इतनी तब्दीलियाँ की हैं उन्होंने। देखें, वो तो इसलिए कि हम एक नई हुकूमत आए हैं और जाहिर है कि इस हमारी हुकूमत का जो बुनियादी मकसद था वो ये था, रिफॉर्म्स था। और अगर रिफॉर्म्स में कोई हमें वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही या नहीं कोई दे सकता तो जाहिर है कि उसको चेंज होना चाहिए। और मेरा ख्याल यही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाहिर है कि एक पुराना जो तर्ज हुक्मरानी था वो ज़्यादा पर्सनलाइज था। वो पीपल हैड अटैच देमसेल्व्स विद अदर्स, जहाँ पे कि मेरिट कम और लॉयल्टी ज़्यादा। और इसी तरह इदारे भी इसी तरह तबाह हुई है। तो इदारे आज तो नहीं तबाह हुए, ये 20 या 22 महीनों में तो तबाह नहीं हुए। ये तो एक सिलसिला है, ये कंटिन्यूएशन है जिसमें कि पीपल्स पार्टी को आप ले लें, अगर भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर अभी तक आप लें तो उन्होंने 30 साल से ज़्यादा की हुकूमत की है। लेकिन आप सिंध का हाल देखें, इसी तरह पंजाब में जो है तो 80s से लेकर और 80s के शुरू से लेकर अब तक उनकी हुकूमत रही है। और उसमें फिर आप देखें तो उन्होंने ऑब्वियसली लॉयल्टीज भी, वफादारियां भी की हैं। बट इसमें शबीर साहब आप नहीं समझते कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से जो हम कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशनल डिके आया है तो उसकी वजह से ये चीज़ें वो शायद इसमें जो लोग चेंज हुए हैं कि उससे हुआ क्या है कि वो ब्लू आइट थे वो तो अपनी प्राइस पोस्टिंग्स और हर तरह की उनको प्रोटेक्शन थी। एज अ रिजल्ट जो डीमोटिवेशन और एक सिलसिला रहा उसका ब्यूरोक्रेसी का या और इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि उनका मकसद यही था कि उन्होंने एक करप्शन का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वो बनाया हुआ था, एक नेटवर्क बनाया हुआ था। उसमें वो ऑफिसर्स जो कि कोलैबोरेट करते थे, वो ऑफिसर्स जो कि फैसिलिटेट करते थे और उसका में मेरिट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो सारा जो डिके हुआ है। बट आपको नहीं लगता कि PTI की हुकूमत के आने के बाद अगर यकदम ही उन तमाम लोगों को, उन तमाम ऑफिसर्स को हटाया जाता और नए लोगों को मौका दिया जाता, बजाय उन्हीं को जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी लॉयल्टीज पिछलों के साथ थी, उनको आजमाया जाता, या लोग नहीं थे? नहीं, देखें, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें। एक तो अगेन हम कहेंगे ना कि जिस तरह मैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर हूँ जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशंस होती हैं, इसमें यही हुआ है कि अब इदारे क्या होते हैं जी, मुल्क जो है तो एक प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता, मुल्क जो है इदारे चलाते हैं, लोग आते जाते हैं। असल चीज़ है इदारे। जब आपके इदारों पे फोकस नहीं किया गया हो बल्कि दानिस्ता तौर पे उनको बिल्कुल डिसफंक्शनल बना दिया गया हो, और एक ऐसी और ये जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ वन ऑफ द इदारास, उनका काम है कि वो करियर प्लानिंग करें, एग्जामिनेशंस को इस तरह से वो करें। मसलन ये है कि अगर आप अब देख लेना, अगर आपने कोई अगर सिविल सर्विस में अगर आपके जो नीचे वाले जो 10-15 लोग होते हैं उनको किसी को रेलवे, किसी को इंफॉर्मेशन, किसी को पोस्टल, इस किस्म के इदारों में भेज दिया जाता है, ये इदारे अहम नहीं है। तो ये तो पूरा एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और बाय द वे जो आप कह रही हैं ना, तो ये एकदम एब्रप्ट ट्रांजिशन कुछ चीज़ों में नहीं होती है, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इस मुल्क में है नहीं, किसी भी इदारे में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है नहीं। नतीजतन कि आपको एक टाइम लगता है कि बिफोर यू चेंज समवन तो आपको एक ट्रांजिशन का पीरियड चाहिए। तो अगर 22 महीने में अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम पूरे इस मुल्क को टर्न अराउंड कर देंगे, आई थिंक इट्स अनफेयर। और मैं ये समझता हूँ ये सवालात हमसे ये सवालात जो आपके 2 साल मजीद रहेंगे, 5वां साल तो वैसे इलेक्शन ईयर है, आपका पूरा हक बनता है। तो यही है, ये लोगों ने डिसाइड करना है। अब खैबर पख्तूनख्वा में हमने नहीं किए, हम पहली दफ़ा हमारी पार्टी हुकूमत किसी भी एक प्रोविंशियल लेवल पे आई थी, लेकिन हमने इतने मैसिव किस्म के रिफॉर्म्स किए, इतने काम किए हमने, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा अगेंस्ट इट्स पॉलिटिकल ट्रेडिशंस उन्होंने हमें न सिर्फ मैंडेट दिया, भारी मैंडेट दिया। तो हम ये करते हैं कि ये शुरू में उधर भी हमारे बारे में ये बातें होती थी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एज वी चलिए, अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि ऑब्वियसली जो भी हुकूमत है वो मुल्क के लिए काम कर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये सर -1 की बड़ी बातें चल रही थी, स्पेशली जब PM साहब ने बयान दे दिया तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि शायद कुछ हवाओं का रुख उस जानिब जा रहा है। लेकिन ये आज आपके कैबिनेट कॉलीग शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया, उन्होंने कहा -1 हुआ तो फिर -3 होगा। तो ये किसको वार्न कर रहे हैं? आई डोंट नो, वो मेरा ख्याल है कि ही विल बी इन द बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। बट जहाँ तक कि -1 का देखें, हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे कहा है
और हम ये समझते हैं कि ये एक अपोजिशन की, आपने देखा होगा कि बजट से पहले अपोजिशन ने हर तरह की गैर यकीनी सूरत हाल, डिसइंफॉर्मेशन और इस किस्म के इश्यूज़ को उठाया है, जो कि मेरा ख्याल है एक इर्रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन जो कि मुल्क के मफाद को सामने नहीं रखती है, वो अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेंस के लिए इस किस्म की अनसर्टेनिटी फैलाती है। नतीजतन क्या हुआ कि उन्होंने ये एक शोशा छोड़ दिया। अब ये शोशा जो था उसको ये हमारी जो अपोजिशन है ये बेसिकली उनकी ज़हन की इख्तरा है और इसमें कोई रियलिटी है नहीं, बिकॉज ऑल दोज हु नो, जो कि सब जानते हैं कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से कोई सोच भी नहीं सकता, अगर किसी को कुछ गलतफहमी है वो भी नहीं हो सकती है कि ये सब जो हैं मेरे समेत हम सारे ये जो अगर पीएम ने क्यों कहा, आपको हैरत हुई कि पीएम साहब ने क्यों माइनस वन का जिक्र किया? इसलिए कहा क्योंकि अपोजिशन एक चीज को उठा रही थी तो अपोजिशन उसको उन्होंने उनका जवाब उसको वंस एंड फॉर ऑल उसको किल किया कि वो इसको इस बजाय इसके कि इस क्वेश्चन को वो डिफ्लेक्ट करते या उसको स्कर्ट करते, उन्होंने उसका जिक्र किया, व्हिच आई थिंक। बट व्हाट्स द मोटिवेशन इवन फॉर द ऑपोजिशन कि एक शख्स के जाने से वो समझते हैं कि भाई कोई उनकी जगह आ जाएगा, टीम तब्दील नहीं होगी तो वो शख्स परफॉर्म कर लेगा, वो क्या मोटिवेशन है? क्यों आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन ने देखिए उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि जो ऑपोजिशन है जो कि मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई है और वो मसाइल वो हैं जो कि उनके अपने बनाए हुए हैं, जो कि उन्होंने माजी में जो कुछ भी किया, जिस तरह करप्शन हुई, जिस तरह के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, वो ये समझते हैं और सही समझते हैं कि इमरान खान एक वाहिद बंदा है जो कि उनको इस जो उन्होंने माजी में किया है वो उसका जवाब जो है ना वो उनसे लेगा। तो अगर उनकी ये गलत फहमी है कि अगर इमरान खान नहीं होगा कोई और होगा तो वो बच जाएंगे, बिकॉज उनकी जो बचत है वो इसी में है कि वो इमरान खान, इसीलिए आप देखें कि मेन जो अटैक होता है वो इमरान खान पे होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी कोई तकरीर उसका महवर जो है तो इमरान खान होता है, बिकॉज उनको मालूम है ये शख्स नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान में कभी ऐसा कमिटेड शख्स जो कि ना खुद ज़ाती तौर पे करप्ट हो, ना उसका कोई कारोबार हो, और दूसरा ये है कि वो सही मानों में एक ऐसी पार्टी उसने बना दी है जिसमें कि हम जैसे लोग, हम तो सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। बट सर एक शिबली साहब, एक चीज़ के पीएम साहब की ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि भाई उनकी लोग भी कहते हैं कि उनकी नीयत पे किसी को कोई शुबा नहीं है, लोग ये मानते हैं, उनके ऑपोजिशन में बैठे लोग भी मानते हैं कि भाई वो करप्ट आदमी नहीं है, बट उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो जमात है, काबीना है, मुशीरान है, मुअव्विनीन खुसूसी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं पार्टी के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज़ नहीं चल रही है, हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका जो दिल चाहता है वो बयान दाग देता है मीडिया में आके हर दूसरे रोज़। ये सब क्या है? आई थिंक यस, किसी हद तक जो है तो ये वी हैव नॉट शोन एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने अपने लीडर की जो कॉज को उसमें हमने वो हिस्सा नहीं डाला जो कि हमें डालना चाहिए। बिकॉज देखें इमरान खान कोई अपने लिए नहीं आया, बिकॉज ये एक वो शख्स है, एक वो लीडर है जो कि सियासत में आने से पहले एक दुनिया का एक मशहूर शख्स था, ठीक है, वो सबको मालूम है। वो उसकी वजह शोहरत सियासत नहीं है जिस तरह के हम जितने भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो उसने एक कॉज को, एक मुल्क की ये इतनी नोबल कॉज है कि वो उन्होंने ये शुरू किया कि एक पार्टी बनाई और एक इतनी रेजिलियंस दिखाई, एक स्टेडफास्टनेस दिखाई। 10-15 लोग 20-25 हुए, फिर 50 से फिर 20 हो गए, फिर 10 हुए। एक मुसलसल एक माइंड सेट, आप देखें उस शख्स का माइंड सेट क्या है कि जो बावजूद इतनी वो उसके डिस्करेजमेंट्स के, उसने जो है तो एक मुसलसल अपने सफ़र जारी रखा। ये मुश्किलात तो कुछ चीज़ ही नहीं है जो कि जिनका जिक्र आप कर रही हैं। आई एग्री विद दैट कि इस तरह नहीं होना चाहिए, या इसका तासुर ये मिलता है और हमने वो तासुर देने में हमने परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। वो चीज़ परसेप्शन तो बनता जा रहा है कि शायद टीम डिलीवर नहीं कर रही, या टीम जो है वो खान साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को नुकसान पहुंचा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हमारे बारे में ये बातें पहले भी होती थी। हम आपको जिस तरह मैंने शुरू में कहा
कि आप जो है तो ये सवालात और ये खदशात इंशाल्लाह जब 5 साल या 4 साल हो जाएंगे, चौथे साल में आप करें तो इंशाल्लाह आपको फिर यही अब क्लिप्स दिखाएंगी कि जी देखें हम ये बातें किया करते सर, अल्लाह करे वाकई ऐसा हो, ये ना हो कि वो क्लिप दिखा के कोई, हम नहीं चाहते कि कोई एम्बैरेसमेंट पीटीआई के लिए हो। अच्छा, लेकिन ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां और चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली की तो हमने बात की, कुछ अफवाहें इस टाइम पे चल रही हैं कि काबीना में भी बड़ी जल्दी कोई तब्दीलियां आने वाली हैं, ऐसी कोई इत्तलात हैं? देखिए, काबीना में तब्दीली होना कोई हैरत की बात नहीं है। ये एक वो होती है जिस तरह के आप जिस तरह कहा कि जब आपका एक रिफॉर्म एजेंडा हो और अगर उसमें कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे वजूहात होती हैं या शायद कैपेसिटी नहीं होती है, तो उनको उसमें रद्द-ओ-बदल करना मेरा ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और होना भी चाहिए। इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एक सीट पे बैठे हुए हैं तो आप बैठे रहेंगे और उसकी कोई आपकी कोई परफॉर्मेंस अगर नहीं होगी या बिलो पार होगी तो जाहिर है कि वो इट अप्लाइज टू एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम मी एंड यू नो। और बट प्राइम मिनिस्टर साहब को इस मामले में बहुत लोग जो है बड़ा लीथल भी तस्वुर करते हैं ना। आपसे पहले फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उनको आखिरी मिनट तक नहीं पता था कि उनको हटाया जा रहा है। वो जब उनको हटाया गया वो उस टाइम पे भी शायद किसी मीटिंग को चेयर कर रही थी। नहीं, देखिए जो यू नो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो पोजीशन होती है इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप, तो उसमें तो देखिए मैं तो मुझे तो कोई वो नहीं है। जब भी इंशाल्लाह अगर मैं रहा, मेरी तो पूरी कोशिश है और मैं गो कि ये मेरा डायरेक्टली मेरा फील्ड नहीं रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कमिटमेंट हो और आपकी ऑनेस्टी ऑफ पर्पस हो तो मेरा ख्याल है कोई काम मुश्किल है ही नहीं। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जो है तो मैं तो कभी नहीं समझता हूँ, किसी को समझने में चाहिए कि हम हमेशा किसी पोजीशन पे और रहेंगे। ये पीएम साहब ने उस दिन कहा भी कि जी कुर्सी मजबूत नहीं होती है, जो पीएम साहब ने उस दिन कौमी असेंबली में भी कहा कि कुर्सी मजबूत नहीं होती है और इसके जाने से नहीं डरना चाहिए। विफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशियात सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशियात सेनेटर शिबली फराज साहब से हम बात कर रहे हैं। शिबली साहब, अभी शेख रशीद साहब का जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? पेट्रोल वाली मामले में उन्होंने कहा कि जिस वक्त कीमतें नहीं कम होनी चाहिए थी तब कम कर दी गई और अभी बिल्कुल बेवक्त उनको बढ़ा दिया गया 25 रुपये फ़ी लीटर बजट के पास होने से 2 रोज़ पहले। देखें, शेख रशीद साहब ने जो कहा है मेरा ख्याल है कि उसका बेहतर जवाब जिस तरह मैंने पहले कहा वही दे सकते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक कि साजिशों की बात होती है, देखें ये तो जब से रियासत बनी है उस ज़माने से, चाहे वो हमारे खुलफाए राशिदीन हों, उस ज़मानों से लोग साजिशें करते आए हैं। ये माहलाती साजिशें कोई नई बात नहीं है, ये होती रहती हैं। असल चीज़ क्या है कि अब देखें हमने हमारे मुल्क की एक हमारी शायद एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि हम अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं। हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जो कोविड का हुआ है, ये एक ऐसी वबा है जिसने कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अच्छे से अच्छे मुल्क, बड़े से बड़े मुल्क, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स, बट वो उधर पैनिक और एक किस्म की एनार्की फैली। उधर जो डैमेज हुआ वो इतना इंतहाई था। आप कंपेयर करें और चलें जो वहाँ के मुल्क नहीं है, जो यूरोपियन या अमेरिका वगैरह, वेस्ट को छोड़ दें, आप अपने नेबरहुड में ले लें। इंडिया जिसका कि जी हम बड़ा सुनते थे कि जी बड़ी वो लीडरशिप है और ये है और वो है, देखिए उन्होंने किस तरह से मिस हैंडल किया। आपके एक वजीर ने तो असेंबली में यहाँ तक कहा कि देखें हमें फॉलो करते हुए न्यूयॉर्क भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। नहीं, देखें मैं इसको आप मुबालगा न समझें। हमें कई मुल्कों ने अब इंटरनेशनली यही कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी थी वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। अब आप देखिए ना, इकोनॉमी क्या होती है, जो इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप बाज़ारों को देखें, ठीक है, आपने देखा है कि पूरी जब मैक्सिमम पीक पे थी तब भी कोई सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन नहीं हुई है। चीज़ें मिलती थीं, किसी स्टोर्स खुले हुए थे, खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब थीं। ये सारी क्राइसिस में इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अब आप देखें उसमें इट हैज़ प्लेड हैवक।
लेकिन हमने और जो प्राइम मिनिस्टर की जो बेसिक जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी और वो उससे बिल्कुल उस पर साबित कदम रहे, बड़े प्रेशर्स आए, बड़े लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, लेकिन फैक्ट ये आप मुझे बताएं जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी लॉकडाउन वगैरह वगैरह, ये तो इस इकोनॉमी को चाहते थे कि ये स्टाइफ बिल्कुल वो खुदा न खास्ता बैठ जाए। इस सारी उसमें प्रेशर्स में एक साबित कदमी दिखाना, एक ऐसी सूरत हाल दिखाना। अब आप फिगर्स देखें जो IMF की जो आई हैं जिसमें कि आउटलुक दिया गया है, उसमें यानी ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो कि -6, -4, -3 माइनस ये, वेरएज़ पाकिस्तान का अपग्रेड हुआ 0.4% का ग्रोथ दिखाया गया था, उसको जो रिवाइज किया गया है अप्रैल में वो है 1.1%। तो ऐसे हालात में देखें देयर समथिंग, देयर आर अदर थिंग्स, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हुई, जिसका जिक्र खुद वो जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का एक वर्किंग पेपर लीक हुआ किया गया, उसके अंदर उसका तस्करा मौजूद है। देखें जो चीज़ें लीक होती हैं इसका मतलब ये है कि वो जब तक कि हुकूमत उसकी ओनरशिप ना ले, जो जब तक हुकूमत उसको ओन ना करे, वो सिर्फ स्पेकुलेशंस ही होती हैं। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का है, वर्किंग पेपर है उनका, नहीं वर्किंग पेपर वो, लेकिन हम तो एक थर्ड पार्टी से हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक आउटलुक है, कंसिडरिंग जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बावजूद इन सारी चीज़ों के, तो वाई डू वी इंसिस्ट ऑन ओनली लुकिंग एट नेगेटिव थिंग्स। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें, आप जब भी पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को भी करेंगे, जो बुरी चीज़ें हैं उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो एक हेल्दी किस्म की डिस्कशन भी होगी और एक परसेप्शन भी बनेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ बुरी चीज़ों को ही देखेंगे या वो चीज़ें जो कि उतनी इत्मीनान बख्श नहीं है, तो फिर जाहिर है कि हमें तो हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी, हर चीज़ बुरी नज़र आएगी। तो हमें अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, इस हुकूमत ने जो पॉजिटिव चीज़ें की हैं, एक ऐसा क्राइसिस जिसको कि कभी हैंडल करने का किसी को भी तजुर्बा नहीं था पूरे ग्लोब में, लेकिन हमने अल्लाह ताला के फजल से उसको बड़े स्मार्टली तरीके से, अब देखिए लोगों को, गरीबों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने, जो कि दुनिया में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, और इतनी जल्दी में, इतनी शफाफियत से और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने उसको रोल आउट किया है कि चलें, आप समझते हैं कि कोरोना के हवाले से जो इस हुकूमत के इक़दामात हैं, बहुत बड़ा क्राइसिस था, दिस कुड हैव टेकन डाउन खुदा न खास्ता एनी कंट्री, लेकिन अभी भी है, और ऑब्वियसली ये जो महीना है, ये महीना भी है, इसमें लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें और इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अच्छा, कल शिबली फराज साहब आपका ये ट्वीट सामने आया जो जज साहब के हवाले से फैसला हुआ उसके बाद कि जज अरशद मलिक की बरतरफी उस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजेस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत को माफिया सोच की खसूसियात, ब्लैकमेलिंग और करप्शन की सरपरस्ती पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़ा इसको सेलिब्रेट कर रही है, वो बड़े खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद हुई है, वो विंडिकेट हुआ है जो हमारा स्टैंस था इस मामले में। देखें मैं एक बात करूँ आपको, वो ममालिक जिनमें कि रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिस तरह के हमारा मुल्क है बदकिस्मती से, जिसमें कि रूल ऑफ लॉ बनने नहीं दिया गया, बिकॉज रूल ऑफ लॉ वेंट टोटली in the opposite direction of the people who were ruling this country। यानी कि अगर वो अगर देखें तो वो किससे काम, वो मुआशरे जिसमें कि रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो डर और हिरस के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। बिकॉज जब आपके कानून की सपोर्ट नहीं होगी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो लोग फिर या डर के ज़रिए वो करेंगे और या हिरस के ज़रिए करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पिछली जो गवर्नमेंट्स थी, जो कि मैं शुरू में कह रहा था कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बनने ही नहीं दिया, बिकॉज इंस्टीट्यूशन का बनना उनके जो कारोबारी मफादात थे, उनके जो एक होता है ना, एक जो एलीट कैप्चर आप कह दें या आप वो एक ख़ास रेंट सीकिंग सोसाइटी कह दें, उन्होंने उसको इस तरह से बना दिया कि जहाँ पे कि ताल्लुक़ की बुनियाद पे लोग काम करते थे, और उनके बड़े बड़े वो, जहाँ तक कि इस पर्टिकुलर केस का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि ये जो कोई जंजुआ साहब हैं, कोई क्या हैं, ये इनके जो है तो वो क्रोनीज थे जिन्होंने कि इनके लिए मैनेजमेंट की, तो किसी को धौंस के जरिए, किसी को क्या कि अपने जजेस को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। देखिए उनका दिया हुआ, उन्होंने तो फिर जो फ्लैगशिप है उसमें उनको बरी किया है, तो वो भी फिर रिवर्स, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, नवाज शरीफ साहब वापस आए और दोबारा से मुकदमा शुरू करें। जो ताहयात नाहिली है वो तो नहीं रिवर्स हो सकती, क्योंकि वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। लेकिन देखिए सारे जजेस नहीं है, देयर ऑलवेज, इनको पता होता है, देयर वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन।
हर जजेस देखें ना, हमारे जो जजेस हैं वो उनमें बड़े बड़े वो नाम हैं, बड़े उनके फैसले, उनके जो उनका कंडक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि ब्लैक शीप्स भी थे। तो इन्होंने उन लोगों को, अब देखें, थ्रू धॉन्स, थ्रू ब्लैकमेलिंग, ये तो हुआ है ना, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ऊपर से ऑडेसिटी ऑफ द पीएमएल नून की लीडरशिप जो कि इस पे सेलिब्रेट कर रही है। या तो उन्होंने वो फैसला पढ़ा नहीं है, या वो उस पूरे उसको देखा नहीं है इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, कि बेसिकली वो ये प्रूफ यही हुआ है कि यही शख्स था जो कि जेलों में मिलता था नवाज शरीफ साहब से, यही शख्स है जिसने कि ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया। तो इस किस्म की चीजें ऐसी सोसाइटी में, और फिर उसकी ओनरशिप लेना, वो वाला फैसला लग रहा है जिसमें दोनों फरीकैन जो है मिठाइयां खा लेते होते हैं। नहीं, मतलब है हम तो ये समझते हैं कि अगर कोई शुकूक व शुबात हैं तो दोबारा उनको वापस बुला ले नवाज शरीफ को, ही शुड कम एंड रीअपियर, कहें कि जी खुद आके कहें कि जी अब ये साबित हो गया है तो मैं वापस आता हूँ और मेरे खिलाफ केसेस को खोला जाए, केस रिमांड हो जाए तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसमें। बिल्कुल सही है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स असल मामला था और असल चीज़ ये थी कि ऐसे किरदारों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा किया जाए जो कहीं ना कहीं से, जिस तरह आपने कहा कि उस दौर का ड्रॉप सीन है, तो ये वाकई ड्रॉप सीन है, आइंदा के लिए रास्ता रुकेगा नहीं रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना जी, ये तो अगर आप समझें जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कई बार कहा हुआ है कि वो जो है ना, वो जिनकी दिलों पे मोहर लग जाती है वो हकीकत को देख नहीं सकते, वो देख रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती है, उनकी आंखों, उनकी बसारतों पे जाले पड़ जाते हैं। तो इस किस्म की जो हुई है, जो इस केस की जो एक डिसीजन आया है, उसमें तो ये निशान इबरत है, ये नहीं, ये तो एक आई ओपनर है कि देखें जी जो भी लोग हैं वो इस चीज़ को आइंदा के लिए नहीं करेंगे। और जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, ये एक इस मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछली कैबिनेट में भी इसका जिक्र किया, उन्हें ये टास्क दिया था तकरीबन 1 महीने पहले कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारी जितनी भी जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उसका जो पैकेज है वो हम पेश करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त जो है तो जो परसेप्शन और पोजीशन है, बिकॉज देखें ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में बहुत अरसा हुकूमत की है, ये इनके जो एजेंट्स हैं वो हर जगह पे बैठे हुए हैं। और हमारा जो देखें, इमरान खान कोई अपनी ज़ाती कारोबार के लिए, दवाम के लिए ये बातें नहीं कर रहा, वो इस कौम को बनाने के लिए बात कर रहा है। तो हमारे सारे पाकिस्तानियों से यही रिक्वेस्ट है, जिस तरह की उन्होंने दी थी, हमें मैंडेट दिया कि देखें जी ये इस किस्म की जो चीज़ें, बदगुमानियाँ, चीज़ों को एग्जेजरेट करना, अच्छाइयों को डाउन प्ले करना और बुराइयों को हाईलाइट करना, ये चीज़ें नहीं सपोर्ट करें, बिकॉज ये सफ़र इतना आसान नहीं है। इसमें एस्टेब्लिश लोगों को डिस्प्लेस करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो इंशाल्लाह हमारी नीयत और हमारी जो कमिटमेंट है वो से ये पूरे आपने एजेंट्स का जिक्र किया, तो बहुत सारे माजी के एजेंट्स जो हैं वो आपकी काबीना में भी बैठे हैं और एक बार फिर से इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बड़ी बहस भी चल रही है। एक और टास्क वज़ीर आज़म साहब ने दिया था कि जो मुशीरान हैं या जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करें, अपनी नेशनलिटी डिक्लेयर करें और उनको पब्लिक किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। देखें, जहाँ तक कि उनकी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है वो सारी जमा हो चुकी है लास्ट वीक तक, सब एवरीबडी नोज़ कि वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो जमा हो चुकी है। और जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो वो आप वेबसाइट पे भी उनके देख लें, दे हैव ऑल सबमिटेड देयर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। बट वो वेबसाइट पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है? नहीं, ये इसको होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हमारी कैबिनेट में इसमें कुछ 3 लोग रह गए थे, इंक्लूडिंग हफीज शेख साहब। आप कह रहे हैं कि उनके असासों की नेशनलिटी अवेलेबल है वेबसाइट पे? एवरीबडी जी, उसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। जब ये कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो सारों ने कर लिया था, सिर्फ 3 लोग रह गए थे। और बाकियों ने, उनका नाम जी मैं आई एम सॉरी, लेकिन वो भी उन्होंने भी कर दिए हैं। नाउ देयर इज नो वन, इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जिसने ये सबमिट ना किया। लेकिन वेबसाइट पे अभी तक नहीं, इसको वेबसाइट पे जी होना चाहिए। आई एग्री विद इट, और मैं देखूंगा इसको कि क्यों नहीं ये वेबसाइट पे आया, और इंशाल्लाह इसको हम वेबसाइट पे करेंगे, बिकॉज हमारा तो मकसद ही ये कि ट्रांसपेरेंसी हो और क्लैरिटी हो चीज़ों में। ठीक। अच्छा शिबली फराज साहब, अभी पिछले दिनों एक फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर होगी। क्या ये फैसले करने से पहले बाहम मुशावरत नहीं होती है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है? पहले फैसले ले लिए जाते हैं, बाद में जब फिर उनका रिएक्शन आता है तो फिर जो है वो सोच विचार की जाती है। अभी मामला रिएक्शन आने के बाद, रद्दअमल आने के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेज दिया गया है, पहले ऐलान कर दिया गया था। इस किस्म के बहुत सारे फैसले हमने देखे पीटीआई की हुकूमत में। लेट मी करेक्ट दैट।
जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें तो ये है कि ये प्लॉट PMLN नून की हुकूमत में दिया गया था। अच्छा। और उसको CDA हैंडल करता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के लोगों के जज्बात हैं, हमें इस चीज़ को बड़ा देखें। एक तरफ तो हमने करतारपुर के बॉर्डर को खोल दिया, एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट दुनिया भर में सराहा गया, और हमने उस पर पैसे भी लगाए और एफर्ट भी किया। हमने हमारी हुकूमत की हर मजहबी आज़ादी के हम कायल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसकी कि टाइमिंग बड़ी अहम होती है। तो ये उसमें से एक सिचुएशन है, लेकिन हमने इस पे कोई कन्फ्यूजन या कोई वो नहीं किया। ये उनका दिया हुआ प्लॉट था, और इस पे जो है तो अगर वो बनाना चाहते हैं हम मतलब है तो इस चीज़ को एक पूरे बहुत सारे इसमें मजहबी पहलू भी है और बहुत हैं। तो वो मेरा सवाल भी यही था कि पहले फैसला कर लिया गया, बाद में जो है वो मुशावरत के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज दिया गया है कि जी आप सिफारिशात भेजें, फिर वज़ीर आज़म देखेंगे। हमने कोई ये नहीं था, नहीं ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हमने ऐलान कर दिया हो कि जी हम ये कर रहे हैं। ये तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रूटीन में चल रही होती हैं, और वो जब आ जाती हैं जो कि उस वक्त एक काफ़ी अरसे पहले शुरू की गई होती हैं, अगर वो मटीरियलाइज अब होना शुरू हो जाती हैं। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि पिछली गम हुकूमतों ने शुरू की थी, अगर वो आज मटीरियलाइज हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके पीछे थे फॉर गुड और फॉर बैड। तो इसलिए ये जो इतने इश्यूज़ हैं हमारे इस वक्त, देखें हम फोकस करना चाहते हैं इकॉनमी पे, हम फोकस करना चाहते हैं नेशनल कोहेजन पे। उसमें हम कोई ऐसे इशू में ऐसे अपने आप को साइड कर दें। नेशनल कोहेजन के लिए क्या वज़ीर आज़म साहब अगर ज़रूरत पड़े तो अपोजिशन के साथ भी बैठेंगे? देखें हमारा जो अपोजिशन के साथ वो है, वो इशू यही है कि अगर वो हमने अपनी पॉलिटिकल बका के लिए फैसले नहीं करने, हमने मुल्क के फ्यूचर के लिए करने हैं। अगर अपोजिशन के साथ हमारे पॉलिटिकल वो होते डिफरेंसेस होते, वो एक अलग बात थी, लेकिन हम तो कहते ये हैं कि इस मुल्क को जिस हालत में पहुंचाया है वो एक ऐसी अपोजिशन ने जो कि बजाय सवालात का जवाब देने के लिए, प्राइम मिनिस्टर पे केस चला, उनको गैर ज़रूरी तौर पे, हालांकि ना वो बिजनेसमैन थे, एक स्पोर्ट्समैन थे, अपने पैसे बनाए, मनी ट्रेल दे दी, 40 साल पुरानी मनी ट्रेल दे दी, और वो जवाब उनसे पूछे तो वो कहते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो ऐसी चीज कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे अपने बेसिक इशू पे। सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो के इलेक्ट्रिक के बहरान के हवाले से बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक के जितने भी दावे इस वक्त हमारे सामने आए हैं वो धरे के धरे हैं। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीज़न का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहते हैं कि बिजली का शॉर्टफॉल ज़ीरो है, ये उनका दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 21,200 मेगावाट बिजली जो है वो मुल्क में पैदा की जा रही है और तलब के मुताबिक है। और ये भी उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है और सिस्टम में 24,000 मेगावाट तक पैदावार की गुंजाइश मौजूद है। तो फिर क्या वजह है कि अगर नेशनल ग्रिड से भी के इलेक्ट्रिक को बिजली जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी शॉर्टफॉल भी नहीं है कोई। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि ये जो मसाइल हैं ये सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक की जानिब से हैं, या जो कंज्यूमर्स को अब बिजली की जो कीमत है वो भी बढ़ा दी गई है। कल जो ECC के अंदर फैसला हुआ वो भी आपको बताते हैं। 3 महीने पहले ये फैसला हमारे सामने आया था, फिर पावर डिवीज़न की तरफ से रिव्यू में गया, ये दोबारा ECC के सामने आया कल। लेकिन फैसला ये किया गया कि पुराना जो फैसला है 3 महीने पहले किया गया फैसला उसको बरकरार रखा जाएगा, और वो है पावर टैरिफ के हवाले से उसको बढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स के लिए 22.5%, 22.5% जो है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी एवरेज पर यूनिट टैरिफ जो है कि इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स के लिए वो 12.82 रुपए से 15.71 रुपए पर चला जाएगा। 22.5% का ये इंक्रीज़ जो है वो होने जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो एलानिया लोड शेडिंग थी वो गैर एलानिया लोड शेडिंग में
में तब्दील होती इस वक्त नज़र आ रही है। कहीं पर 7-7, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग का मसला है। कंज्यूमर्स जो रिहायशी इलाकों के हैं उनके लिए अलग मुश्किलात हैं। इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। एक तरफ के इलेक्ट्रिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ये कह रहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, एक मीटिंग का मुतालबा जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये मामला कैसे हल होगा, आखिर इसका सोल्यूशन किसके पास है? सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो हम बातें कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हो रही हूँ, पहली बार हो रही हूँ। ये हर कुछ अरसे के बाद इसी किस्म के मसाइल और के इलेक्ट्रिक की तरफ से ये तमाम मामलात हमारे सामने आते हैं। इस मसले की आखिर जड़ क्या है, बुनियादी इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ है, ये मुसलसल मसले चले आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा अरसा कुछ ऐसा था जो बेहतर हो गया था, मगर अभी तो जो नजर ये आ रहा है कि इनको बिजली जो ग्रिड से चाहिए वो भी मिल रही है। जैसे आपने बताया, इनके रेट्स जो नहीं बढ़ाने चाहिए, पता नहीं कैसे बढ़ा दिए, आज ही बढ़े ₹2.89 के करीब। प्लस इनको गैस जो चाहिए वो भी इनकी जरूरत से ज्यादा इनको मिल रही है। मकसद कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बहाना नहीं है, एक्सेप्ट ये मिसमैनेज्ड है। और मेरे ख्याल से अब इनको हुकूमत को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। इनका एग्रीमेंट है ना, वो 2023 में खत्म हो रहा है और इनका नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रहा है शंघाई इलेक्ट्रिक से, जिसमें हुकूमत भी शामिल है। और मैं ये समझता हूँ, और उस अग्रीमेंट में जो सबसे खराब चीज है ना, वो है इसकी मोनोपोली, कि और कोई बिजली का बनाने वाला या बेचने वाला कराची में नहीं बेच सकता। ये जो चीज है ना, दैट इज रॉन्ग। मैंने हुकूमत को लिखा भी है, आज अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि अब इसको जड़ से ठीक करना है। शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ अगर फैसला होता भी है तो भी रिन्यूअल इस तरह नहीं होना चाहिए और वो अग्रीमेंट में करेक्शंस होने चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तो वो रिन्यूअल, वो अग्रीमेंट में चेंजेस कर लेने चाहिए। अभी नहीं तो 2023 में तो करना ही पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अब इसके पीछे कुछ लंबी चौड़ी कहानी है। बिकॉज इनकी जो प्रिंसिपल पार्टी है वो ऑलरेडी फंसी हुई है, अबराज ग्रुप फंसा हुआ है, आपको सबको पता है। अब हो सकता है उधर से कोई और डिमांड हो, कोई और मसले मसाइल हो, मगर इस सब चीजों की वजह से कराची सफर कर रहा है, कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी सफर कर रही है, कराची के रहने वाले। जब भी बात होती है इंटरनल इश्यूज की तो उसमें कह दिया जाता है कि जी कुंडे हैं, गैर कानूनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, केबल्स जो है वो नुकसानात उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये तमाम इंटरनल इश्यूज़ हैं। लेकिन हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक दावा कर दिया जाता है कि इन चीज़ों पर काम हो रहा है। लेकिन आप वहाँ रहते हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि शहर में इन चीज़ों पर काम हुआ है जो आवाम को इतने अरसे से इस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है कि ये बहुत थोड़े अरसे में चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी? क्या शहर में आज भी वही गैर कानूनी कुंडे और क्या उन केबल्स का जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है उनका जाल बिछा हुआ नजर नहीं आता? मैं समझता हूँ जहां जहां कुंडे हैं आज, वो कुंडे इनकी मर्जी से हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुंडे अगर ये हटाना चाहते तो ना हटते। इन्होंने जहां जहां जिस एरिया में काम करना चाहा वहां हो गया है, जहां नहीं करना उसके पीछे कोई और गेम है। और इसी तरह जो पॉलिटिकल हुकूमतें आती जाती है, ये सब आओ जाके उनसे कोई सेटल करते हैं कि हुकूमतें भी इनको कुछ नहीं बोलती। आज भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा शोर होगा फेडरल हुकूमत से, थोड़ा सा शोर होगा प्रोविंशियल हुकूमत से, मगर एक्चुअली कोई एक्शन नहीं ले रहा इनके ऊपर। इसकी वजह क्या है? फिर स्कैंडल्स आते हैं पीछे से, पहले भी आते थे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि 15 साल के करीब हो गए, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए। अगर ये चाहते तो मेरे ख्याल से आराम से सारी चीजें करेक्ट कर सकते थे। हम तो ये सोचते थे उस जमाने में कि प्राइवेटाइज होगा तो हमारा फायदा होगा, मगर यहाँ उल्टा लेने के देने पड़ गए। जो हालात आज है,
इंडस्ट्री को लोड शेडिंग करते रहे, ये पहले भी करते रहे। तो सिराज कासिम तेली साहब, ये आप समझते हैं कि जैसे वजीर आजम, इस मुल्क का वजीर आजम खुद इस बात का एतराफ़ अगर करते हैं कि इस मुल्क में बहुत सारे माफियाज हैं जो उनकी हुकूमत को काम नहीं करने देते या जिनसे वो इस वक्त नबर्द आजमा हैं, जो मुश्किलात खड़ी करते हैं। ये पिछले दिनों भी हमने बहुत सारे मामलात में देखा, चाहे वो आटे का बहरान हो, चाहे वो चीनी का बहरान हो, उसमें भी इन माफियाज का किरदार सामने आया। तो आप समझते हैं कि वहां पर भी जिस तरह से बहुत सारी ऑपोजिशन की सियासी जमातें इस वक्त कह रही हैं कि के इलेक्ट्रिक भी एक माफिया बन चुका है, तो अगर ये वाकई ऐसी सिचुएशन है तो किस तरीके से इससे जान छुड़ाएंगे? जैसे आपने कहा कि मोनोपोली बन चुकी है, तो इनकी मोनोपोली कैसे तोड़ी जाएगी? ये मोनोपोली बनी नहीं है, ये मोनोपोली इनके एग्रीमेंट में है, और जो एग्रीमेंट उस वक्त हुआ था इनके साथ वो आज भी ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि अनऑफिशियली हमें ये चीजें पता है, मगर ऑफिशियली ये चीजें अभी तक पब्लिक नहीं की गई। नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि माफिया बन गए हैं, वो सही कह रहे हैं, मगर मैं ये कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप उन माफिया को ठीक कौन करेगा? आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास पावर है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप सही मानों में उनको ठीक करने का रास्ता नहीं निकालोगे और उन लोगों के साथ बैठ के नहीं समझोगे जो यहाँ रहते हैं और उनको पता है कि के इलेक्ट्रिक में क्या क्या होता है, जरा उनके साथ एक मीटिंग तो करें आप बैठ के, ताकि आपको पता चले कि के इलेक्ट्रिक ठीक हो सकता है कि नहीं। इसलिए कि ये अब ऐसा हो गया है। और अब इस मामले को, ठीक है, इस मामले को इसकी जड़ से अब खत्म करने का वक्त जो है वो आ चुका है। सिराज कासिम तेली साहब, बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।